हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 डेज एक चैलेंज है, आप समझ लीजिए। जो भी सीटेट वाले एस्पिरेंट्स हैं, 30 डेज 30 टॉपिक, और आपको एक क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेगा। जैसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और वहीं बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, और वहीं बात करें कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है, जहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वहीं बात करें, आपको दूसरा टॉपिक मैंने कराया आपको कौन सा, डिसेबिलिटीज, जहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक, तो आज का जो थर्ड टॉपिक है, यहाँ से भी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा, जो कि आज हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब एनसीएफ 2005 के बारे में आज पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीएफ के, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। जो आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आइए पहले कुछ हम दोनों चीज़ों को साथ करते लेके चलेंगे। मतलब आप लिखते भी रहिएगा, अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं भी लिखवाता चलूंगा और आपको समझाता भी चलूंगा। तो एनसीएफ 2005 के बारे में हमें क्या जानना है कि सबसे पहली चीज हमें इसके बारे में क्या जानना है। तो सबसे पहली चीज इसके बारे में बात करें तो इसको हम कहते क्या है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेशनल क्यूरिकुलम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। तो पहली चीज इसमें हमें यह जानना है कि भाई एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ को हम हिंदी में कहते क्या है, तो एनसीएफ को हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश में कहते हैं एनसीएफ 2005, और हिंदी में बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। अब ये आया क्यों, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो इसके गठन की पहली चीज बात कर लेते हैं कि 14 जुलाई 2004 को क्या होती है। 14 जुलाई 2004 को 35 सदस्यों की कमेटी की एक बैठक होती है, ठीक है। एक कमेटी की बैठक होती है, और इसी में क्या होता है, इसी में इसके जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं, कौन रहते हैं इसके अध्यक्ष, यशपाल, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल जी रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। और वही बात करें तो ये एक कह सकते हैं आप कि पहली चीज एनसीएफ, मैंने बताया आपको कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कहते हैं, कब आया, 2005 में आया। तो अब ये आया क्यों, देखिए एक बार की बात है, कहानी की तरह सुनिए। एक बार की बात होती है कि भैया 14 जुलाई 2004 को क्या होता है कि 35 सदस्यों की एक कमेटी होती है, ठीक है। क्या होती है, एक कमेटी होती है, इसकी बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं प्रोफेसर यशपाल जी, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल या यशपाल कमेटी भी इसको के नाम से जाने जाते हैं। तो एक 35 सदस्यों की कमेटी के साथ इसमें मीटिंग होती है। क्यों मीटिंग होती है, इसी एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा को, एक फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए एक मीटिंग होती है। अब इसमें होता क्या है, ये एक सुधारात्मक कवर, ठीक है, एक सुधारात्मक स्टेप आप कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशनल क्या है, एक स्टेप था, किसको लेके, एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके। जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके बेहतरीन, उनको क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे देख सकते हैं, उनको जो उनकी बुक्स के बारे में उनको चीज़ें बर्डन ना लगे, ये सारी चीज़ों को एक सुधार पहल, एक सुधार की तरह एक सुधारात्मक पहल थी, जो इस मीटिंग में क्या हुई, चर्चा हुई। किसको लेके, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, कि हमारा जो एजुकेशन है हमारा ऐसा हो कि बच्चे के ऊपर बोझ ना लगे, बच्चे को ऐसी जो उसकी मातृभाषा है, हम बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि जो है ये हमारी बेसिक होती है, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं क्लास प्राइमरी के जो एजुकेशन के बच्चे होते हैं कि बेसिक नींव होते हैं हमारे कंट्री के, तो इसलिए इनको एक बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक बेहतर चीज़ें मिलने, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके
पुस्तकें हो, चाहे उनकी बुक्स हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस फ्रेमवर्क में यही चर्चा होती है और तभी से ये क्या होता है, एक आता है नया टर्म जिसको हम कहते हैं एनसीएफ 2005। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया आपको कि एनसीएफ फ्रेमवर्क जो एनसीएफ 2005 है ये आया क्यों। ठीक है, ये आया क्यों। अब आगे चलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स को पहले लिख लीजिए, फैक्ट्स को लिख लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला था, ठीक है, ये टोटल कितने, टोटल 22 लैंग्वेज, 22 भाषाओं में लिखा गया। कितने, 22 भाषाओं में लिखा गया। और वही बात करें, टोटल उस समय 70 स्टेट्स, ठीक है, 70 स्टेट्स में लागू हुआ। 17 स्टेट्स में लागू हुआ। और वही बात करें, इसका एक फॉर्मूला था। किस फॉर्मूला पे ये बेस्ड था, एनसीएफ का एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, था एक सूत्र था। क्या क्या सूत्र था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। वही बात करें इसमें, मतलब शिक्षा बिना बोझ के कह लीजिए। बिना बोझ के अधिगम। इसी में आगे की बात करें तो इसको किसके द्वारा बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया। इसने कितने, एनसीएफ ने कितने, एनसीएफ ने टोटल 20 सुझाव दिए थे, 20 सजेशन दिए थे, 20 सजेशन टोटल दिए। चलिए, और एनसीएफ ने त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया। चलिए, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उसको समझते हैं। आप उसको लिखते भी चलिए, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए। आपको मैं हट जा रहा हूं सामने से। देखिए हुआ क्या कि भैया, इसमें जो एनसीएफ 2004 को जो मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 2004 को, उसमें कई सजेशन देते हैं। ठीक है, कई सजेशन आते हैं एनसीएफ 2005, बहुत लगभग 20-22 सजेशन देता है। और उसके बाद ये फैक्ट्स निकल के आते हैं हमारे सामने कि जो टोटल एनसीएफ है ये 22 भाषाओं में लिखा गया। कितनी, टोटल 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं में एनसीएफ को लिखा गया। वहीं ये बात करें तो टोटल 17 स्टेट्स में इसको लागू किया जाता है। कितने, टोटल 17 स्टेट्स में ये एनसीएफ उसी समय हमारा लागू हो जाता है। और आगे की बात करें तो इसमें इसका एक फॉर्मूला था। इसका मेन मोटिव क्या था, जो एनसीएफ का मेन मोटिव क्या था, एक होता है ना कि टैग वर्ड या कुछ भी ऐसा मोटिव वर्ड लिख के आता है, तो उसी तरह एनसीएफ 2005 का भी एक मोटिव था जिसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन, यही इसका मेन मोटिव था। ठीक है, मेन मोटिव था लर्निंग विदाउट बर्डन का, बिना बोझ के अधिगम। मतलब बिना बोझ के अधिगम, ऐसा नहीं कि शिक्षा को एक बर्डन या बोझ बना लिया जाए। बिना बोझ के अधिगम इसका क्या था, मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था। वही बात करें, इसको बनाया किसके द्वारा, एनसीएफ 2005 को बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी के द्वारा इसको बनाया गया था एनसीएफ 2005 को। और वहीं बात करें, इसमें 20 सजेशन दिए थे। कितने, 20 सुझाव दिए। ठीक है, 20 सुझाव दिए एनसीएफ ने। और आगे की बात करें, ये जो एनसीएफ है हमारा, ये त्रिभाषा सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है, 3 फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, जो कि इस पे फोकस करता है कि जो बच्चे को त्रिभाषा सूत्र क्या है, बच्चे को हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बच्चे के मदर टंग में, जो मदर टंग है बच्चे का, उसमें शिक्षा दी जाए। यहाँ तक समझ में आपको फैक्ट्स हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसके अगल बगल की चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी होती हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005 मतलब उद्देश्य, ठीक है, एनसीएफ के उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, अधिगम बिना बोझ के, बिना बोझ के अधिगम। और आगे बात करें दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर इसने फोकस किया, ठीक है, करके सीखने पर फोकस। वहीं तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मदर टंग पे फोकस किया। वहीं इसका एक ऑब्जेक्टिव और था कि चीजों को मूर्त से अमूर्त की तरफ सिखाया जाए, ठीक है, मूर्त से अमूर्त। से अमूर्त क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब एनसीएफ का जो भाई एनसीएफ भी आ गया, मैंने उसके जो फैक्ट्स थे उसको भी बता दिया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था एनसीएफ के, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये इसका मेन उद्देश्य यही था कि क्या, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है, क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब जो बच्चे हैं हमारे वो जो शिक्षा ग्रहण करें, जो अधिगम ग्रहण करें, या हमारा बच्चा जो कुछ भी सीखे वो उसको ऐसा ना फील हो कि ये एक बोझ की तरह शिक्षा को उसके ऊपर फील हो। किताबें मोटी ना हो, किताबें को अट्रैक्टिव बनाया जाए, किताब में पिक्चर्स डाले जाएं, किताब को एकदम क्रिएटिव, अपना क्रिएटिविटी उसमें यूज की जाए, उसमें प्रैक्टिस डाली जाए, बच्चों को करने के लिए क्वेश्चंस डाले जाएं, बच्चे के जो बच्चा देखते ही पिक्चर्स पहचान जाए, ऐसी चीज़ों को बुक्स में डाला जाए। मतलब किताब ऐसा नहीं कि बच्चे को रुचि, मतलब बच्चे को इंटरेस्ट आए, कोई चीज़ पढ़ने में बच्चे को इंटरेस्ट आए, ऐसा नहीं कि बच्चा बोरियत फील करे या मोनोटोनस फील करे। उसको क्या लगना चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं बिना बोझ के सीख रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि मोटी मोटी किताबें भर के बैग में बच्चा लटका के पीछे जाए और कुछ ना कुछ सीखे। बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हाँ किताबें पतली हो, इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, जो बुक्स हैं इंटरेस्टिंग हो, और उसमें क्या हो, बुक्स में पिक्चर्स वगैरह काफी अच्छे यूज होने चाहिए, ठीक, ये था। और वहीं दूसरी बात करें, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना, बिल्कुल ये एनसीएफ 2005 था, वो बच्चों को पूरा फोकस इसने किया कि जो बच्चे हैं वो खुद करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद करके सीखो, खुद जो प्रैक्टिकल है, जो भी सारी चीजें हैं बच्चा खुद से करके सीखे, उसको खुद गलतियां करे, 1000 बार गलतियां करे, लेकिन उसको टीचर सिखाएगा, लेकिन वो बच्चा खुद से करके सीखे। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मदर टंग में एजुकेशन या लर्न कराया जाए। बिल्कुल बच्चे की जो मातृभाषा हो, बच्चा किसी भी भाषा से आता हो, किसी भी उसकी जो लैंग्वेज है कुछ भी हो, लेकिन उसको जो शिक्षा दी जाए, उसकी जो एजुकेशन दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, उसकी मदर टंग को इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। वो बच्चा जिस भी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी मदर टंग जो भी है, जो वही मातृभाषा है, उसको उसमें क्या किया जाए, उसमें शिक्षा दी जाए। तो ये था क्या, मेन ऑब्जेक्टिव था एनसीएफ 2005 का। एक था कि और था कि मूर्त से अमूर्त की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ, मूर्त से अमूर्त की तरफ क्या दिया जाए, बच्चे को एजुकेशन या शिक्षा दी जाए, लर्निंग कराई जाए। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को सबसे पहले चीज, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, पहले चीज जो बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की हो, सॉरी, जो पता हो, ठीक है, पहले बच्चे को जो पता हो उसके आसपास की चीजों को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे हम कॉन्सेप्ट पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं या पत्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बच्चों से पूछिए, क्वेश्चन करिए कि आसपास के बच्चे आपने पेड़ पौधे देखे हैं, बच्चा आपके घर के पास कौन सा पेड़ है, ये सारी चीजें आप पूछिए बच्चों से। ऐसा नहीं है कि उसको कनेक्ट करके पढ़ाइए, उसके रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको दीजिए। आपकी क्लास में जो बोर्ड है, बोर्ड हो गया, बिल्डिंग हो गई, उसके एग्जाम्पल दीजिए, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दीजिए, रियल लाइफ सिचुएशंस को बच्चों को फील कराइए। उसको क्या करिए, उसको पहले ज्ञात जो उसको पता है उसके बारे में बताइए, फिर जो चीजें नहीं पता है वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक। तो ये था उसका ऑब्जेक्टिव। आई होप सो कि इसके व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005 आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है,
तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो एनसीएफ के 5 डायरेक्शनल प्रिंसिपल थे, ठीक है, जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे। एनसीएफ ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 डायरेक्शनल प्रिंसिपल कह सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं आप इसको। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी प्रिंसिपल्स। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एनसीएफ ने कितने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या मार्गदर्शी सिद्धांत दिए, तो 5 सिद्धांत दिए। अब ये क्या था, एक रास्ता होगा, ठीक है, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए 5 रास्ते होंगे जो इसी पर बेस्ड होंगे। जैसे पहली बात करें, पहला क्या था, बच्चे के ज्ञान को बाहरी लाइफ से जोड़ना। दूसरा क्या था, कच्चा कच्च कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल हो। तीसरा क्या था, शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, केंद्रित न हो। वहीं चौथा था रटने की प्रणाली को खत्म करना, ठीक है, रटने की प्रणाली को खत्म करना। पांचवा क्या था, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों को शामिल करना। शिक्षा में शामिल करना। अब 5 मार्गदर्शी सिद्धांत किसने दिए, एनसीएफ 2005 ने दिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन दिए। क्यों दिए, क्योंकि भाई इसी पर क्या हो, जो हमारा एजुकेशन हो टोटली उसका एक रास्ता यही है, और इसी पर बेस्ड सारा जो एजुकेशन साइकिल है बच्चे का इसी पर टिका होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल क्या था, पहला प्रिंसिपल ये था कि बच्चे के ज्ञान को बाहरी जीवन से या बाहरी लाइफ से जोड़ना। मतलब जो बच्चे का ज्ञान है उसको बाहरी लाइफ से जोड़ना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अगर आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे का जो बाहरी जीवन, मतलब विद्यालय नहीं, विद्यालय को छोड़ के जो बच्चे का बाहरी जीवन है, बच्चे का जो घर है, बच्चे का जो सोसाइटी है, उसके आसपास की चीजें हैं, उसको रिलेट करिए, पहले उसको जोड़िए। मतलब उसको बाहरी जीवन की चीजों को जोड़िए बच्चे को ज्ञान से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूं, जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी आप जोड़ घटाना बता रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछिए कि मान लीजिए आपने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ये बताओ तुम्हारे घर में कितनी फैमिली है या मतलब कितने लोग हैं, तो बच्चा बताएगा 3। तो अब ये बताओ कितनी औरतें, कितनी फीमेल्स हैं, कितनी मेल्स हैं, ये बताओ। तो आप इस तरीके से बच्चों के बाहरी जीवन को जोड़िए। जो भी एजुकेशन, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाइए, उसको बाहरी जीवन से बच्चों को जोड़ना है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है। दूसरा कहता है कच्चा कच्च का फ्लेक्सिबल हो। बिल्कुल, जो हमारा कच्चा कच्च मतलब हमारा जो क्लास का एनवायरमेंट है, हमारा जो क्लास है, हमारा जो सिलेबस है, वो बच्चों को अकॉर्डिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, उसमें चेंजेस करे जा सकें जब भी जरूरत हो। ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल भाई हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक मतलब बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो भी है वो बच्चा बीच में रहना चाहिए। कुछ भी सिखाना है हमें बच्चों को ही सिखाना है, तो बच्चे को बीच में रखना है, बच्चे पर ही फोकस करना है, न कि किताबें। बिल्कुल किताब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि चलो किताब लाए और बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा है हमारी किताबों पर ही बस बेस्ड हो। ठीक, तो ये पाठ्य पुस्तक बेस्ड ना हो। अब चौथा है रटने की प्रणाली को खत्म करना। बिल्कुल बच्चे को ऐसे सिखाइए कि बच्चा सीखे।
आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप चीज़ों को सीखें, ना कि चीज़ों को आपको रटें। अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो आपके दिमाग में जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। अगर मैंने आपको कोई चीज़ रटा दी, चलो 1, 2, 3, 4 बच्चे को गिनती से रटाए जा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या बच्चों का पर्यावरण से कोई रिलेटेड टॉपिक है, पानी है, जल है, आप उसको बस उसको रटा दे रहे हो। आप उसके आस-पास की चीज़ें, आस-पड़ोस की चीज़ों को दिखाइए, प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखाइए। हमारी शिक्षा प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चे की रीज़निंग एबिलिटी, बच्चे के थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। बच्चा खुद से भी सोचे, अच्छा हाँ सर ये वाली चीज़ कह रहे हैं। अब प्लांट्स के पार्ट बताने जा रहे हो आप, बच्चे को पता ही नहीं है प्लांट्स क्या होता है। अरे उसको बताओ, बच्चे तुम्हारे घर के पास एक अमरूद का पेड़ है ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे पढ़ाना चाहिए हमें, ठीक? हमें रटने पे जोर नहीं देना है। अब आगे की बात करें, पांचवा क्या कहता है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को शिक्षा में शामिल करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं हमारे एजुकेशन में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से बच्चे इंस्पायर होते हैं, वहाँ से बच्चे मोटिवेट होते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ें, जैसे कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स के बारे में हो गया, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हो गया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, भगत सिंह, ये सारी चीज़ों के बारे में, हमारे जैसे कल्चरल रिलेटेड चीज़ें हो गई, हमारे जैसे दिल्ली के वो हो गया, इंडिया गेट हो गया, और फ्रीडम फाइटर्स के जो वेरियस प्लेसेस हैं उसको बुक्स में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? कल्चरल इंपॉर्टेंस, बच्चे उससे इंस्पायर हो, बच्चे उससे मोटिवेट हो, अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में जाने, हाँ इन्होंने देश के लिए कुछ किया था, ठीक? ताकि ये कल्चर भी बच्चा सीखे एजुकेशन से। तो ये था 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। अब आगे आइए पढ़ते हैं कि एनसीएफ ने 20 सुझाव दिए थे, जो 20 सूत्री सुझाव दिए थे इन्होंने, वो क्या था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंस है उसको हम कवर करेंगे। एनसीएफ के सजेशंस या सुझाव, इंपॉर्टेंस है, इसने टोटल 20 सजेशन दिए थे भैया, 20 सुझाव दिए थे। आइए पहले देखते हैं, पहला क्या दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल का महत्व। वहीं बेटर एनवायरमेंट ऑफ क्लास। वहीं और आगे की बात करें, बुक्स मोटी ना हो। वहीं आगे बात करें, लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। बहुभाषिकता पर जोर दिया। आगे की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग पर। चलिए पहले इतना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो 20 सजेशन दिए गए थे, इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज बात करें तो 20 सजेशन में से एक था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। बिल्कुल, हमारे खेल का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के एजुकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। बिल्कुल फिजिकली फिट रहता है बच्चा, मेंटली फिट रहता है, इसीलिए आपके इसमें आपके कक्षा में एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, ताकि आप फिट रह सके मेंटली, ताकि आपका मन लगे। आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे तो आप चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इसीलिए इसके स्पोर्ट्स को महत्व दिया गया आपकी शिक्षा में। और आगे की बात करें दूसरा, बेटर एनवायरमेंट ऑफ क्लास। बिल्कुल, आपके जो कक्षा का वातावरण हो ऐसा हो कि आपके अंदर इंटरेस्ट आए, आपके अंदर क्या है, आप रुचि ले चीज़ों को सीखने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो कक्षा है वो अब देखते हैं कि सारे टीचर सजाए रखते हैं, यही है, यही सजेशन दिया गया था। वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहिए, पिक्चर्स बनाए रखिए, मछली फिश वगैरह बनाई रखिए, ड्राइंग्स अच्छी हो, उसमें बच्चे के सीखने के जो चार्ट्स पेपर हो वो हो, तो वो कक्षा का जो वातावरण हो वो एकदम पढ़ने के लायक हो, ठीक। अब तीसरा है, बुक्स मोटी ना हो। बिल्कुल भाई, जो हमारी किताबें हो, ऐसा नहीं कि 400 पेज की किताबें बना दी मैंने, बिल्कुल नहीं। किताबें जो हो पतली हो, शॉर्ट्स वे में हो, चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें ऐड की जाएँ, पिक्चर्स ऐड किए जाएँ उसमें। उसमें बच्चे को जो मंकी, उसमें चूहा, बिल्ली, कुत्ता, जो बच्चा चीज़ों को समझता है, जो बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ऐड की जाएँ, ताकि बच्चा देखते ही समझ जाए, अरे ये तो रैट है, चूहा है, अरे ये तो कैट है, ये तो बिल्ली है, अरे ये तो डॉग है, ठीक।
तो इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें ऐड करिए, उसमें कॉन्सेप्ट समझाइए अच्छे से बच्चों को, पिक्चर के माध्यम से सिखाइए, उसमें बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दीजिए। ये अब आगे चलते हैं लाइब्रेरी। बिल्कुल लाइब्रेरी की भी बात की गई भाई कि कक्षा में एक लाइब्रेरी हो ताकि बच्चों को किताबें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं और बच्चा डिफरेंट डिफरेंट बुक से चीज़ों को सीख पाए। अब आगे की बात करें, कक्षा बहुभाषिकता होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, सभी बच्चे, अब जैसे केवीएस इसका बेस्ट एग्जांपल है। केवीएस क्या, सभी स्कूल्स होते हैं, बहुभाषिकता वहाँ पे पाई जाती है, मल्टीलिंगुअलिज्म। वहाँ कोई बच्चा केरला का है, कोई बच्चा आपका असम का है, कोई ओडिशा का है। ये क्या है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। एक ही कक्षा में कई सारे भाषा के बच्चे होते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म पे फोकस किया कि भाई बिल्कुल सभी बच्चों की जो भाषा है उसकी रेस्पेक्ट की जाए, उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अब जैसे बात करें तो इसने थ्री फॉर्मूला दिया क्या, जो बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में और हमारी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो हिंदी इंग्लिश बोल रहा है उसको बिल्कुल इंग्लिश में भी सिखाया जाए, हिंदी में भी सिखाया जाए और बच्चे की मातृभाषा में भी सिखाया जाए। ठीक है, तो थ्री फॉर्मूला बेस्ड था ये हमारा एनसीएफ, जिसको हिंदी, इंग्लिश और क्या बच्चे की मदर टंग में चीजों को सिखाया जाए। अब आगे की बात करें लर्निंग बाय डूइंग, तो बिल्कुल करके सीखने पर एनसीएफ 2005 ने जोर दिया कि भैया जो बच्चा है उसको खुद से करके सीखने दीजिए, उसको कुछ प्रोजेक्ट दे दीजिए बच्चे को, ताकि बच्चा खुद से करके सीखे। बच्चे को आप गार्डन में ले जाइए, बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाइए, बच्चा खुद देखे आंखों से, बच्चों के सामने पिक्चर्स दिखाइए, बच्चों को वीडियोस वगैरह के माध्यम से सिखाइए, मतलब आईसीटी के टूल्स यूज करिए बच्चों के सामने, ताकि बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरों से तुलना न करें, से कंपैरिजन न करें, तार्किक चिंतन हो, बालक केंद्रित शिक्षा हो, बालक केंद्रित शिक्षा हो। आगे की बात करें, टीचर को क्या कहा गया इसमें एनसीएफ 2005 में, इसमें किसको कहा गया, एक फैसिलिटेटर के, एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक के रूप में कहा गया इसको, एक गाइडर के रूप में कहा गया, और क्या कहा गया, सुविधादाता कहा गया। ठीक है, सुविधादाता भी कहा गया। और क्या कहा गया टीचर को इसमें, सहजकर्ता। चलिए पहले इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो एनसीएफ 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन ये भी थी कि दूसरों से कंपैरिजन ना करें। बिल्कुल भाई, बच्चों के जो तुलना, एक दूसरे से तुलना ना करें। कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा लेट सीख रहा है, मंद बुद्धि का बालक है, तो ये नहीं कि तुम तो सीख ही नहीं पा रहे हो, तुम तो बहुत कमजोर हो, उसको डांटिए मारिए मत। ठीक, तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा एक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, सिर्फ सभी बच्चों को हमें एक समान देखना है। ऐसा नहीं कि जो कम सीख रहा है उसको हम ज़्यादा कम प्यार करें और जो ज़्यादा सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है, उसको हम ज़्यादा प्यार दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बायस नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करें, तार्किक एबिलिटी हो, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट हो, ऐसे ऐसे चीज़ों को एग्जाम्पल पूछिए, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी, जिससे बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज हो। बालक केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने बताया आपको, जो हमारा एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब जो बच्चा है हमारा वो केंद्र बिंदु है और उसके अगल बगल उसके बाद में सारी चीज़ें आती हैं। टीचर उसको प्रोवाइड करे, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसको शिक्षा दे, उसको सिखाए, उसको अधिगम दे। मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चा ही हमारा केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। बच्चे को ही सिखाना है, बच्चे को ही पढ़ाना है, बच्चे को ही सब कुछ करना है। ठीक है, तो बच्चा ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। नेक्स्ट है टीचर। टीचर को एनसीएफ 2005 में एक फैसिलिटेटर बोला गया, एक मार्गदर्शक, एक गाइडर बोला गया, एक सुविधादाता बोला गया, एक सहजकर्ता बोला गया। इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल भाई, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है हमारी कक्षा में, हमें चीज़ों को पढ़ाता है, हमारी चीज़ों को हमें हमारी मदद करता है, इमोशनल वे में हमारे फिजिकली मेंटली सपोर्ट करता है। कौन, हमारा टीचर। और वही बात करते हैं तो चीज़ों को आसान बनाता है भाई टीचर, हमारा सहज बनाता है, चीज़ों को आसान बनाता है। कोई भी जटिल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कोई भी अगर टेक्निकल चीजें हैं या ऐसी चीजें हैं, उसको आसान बनाता है हमारे लिए। ठीक, यहां तक समझ में। अब आगे चलते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए।
स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, और वहीं बात करें मोरल वैल्यूज पे बेस्ड हो वो हमारी शिक्षा। और क्या किस पर फोकस किया गया? शिक्षा बोझ न लगे, शिक्षा बोझ न लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और क्या हो? चलिए अब इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। बिल्कुल हमारी जो एजुकेशन हो कैसा हो, स्किल बेस्ड हो। स्किल बेस्ड का क्या मतलब हो कि बच्चे को जो भी हम पढ़ाएं, बच्चा कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड स्किल सीखे, कुछ भी कुछ कौशल सीखे बच्चा। अब कौशल सीख के क्या करे, ताकि वो आगे चल के उसी बेस्ड में, उसी स्किल में अपने उसमें आगे जाए, उसमें आगे बढ़े, उसमें जॉब पाए, एक नौकरी के लिए तैयार करना बच्चे को। ठीक है, तो कुछ भी कुछ हमको स्किल बच्चे को सिखाना है, ऐसी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। और आगे कहता है मोरल वैल्यूज बेस्ड हो। बिल्कुल हर कहानी का एक थीम हो, एक मोरल वैल्यूज हो, बच्चों को उसकी महत्वता को, उसको मोरल वैल्यूज को बताएं लाइफ में, उसकी जिंदगी में मोरल वैल्यूज क्या है। और वहीं बात करें तो शिक्षा बोझ न लगे, बिल्कुल ऐसा पढ़ाइए बच्चों को ताकि कोई भी चीज हो इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को, उनको बोझ न लगे। उसमें कविताएं, उसमें कहानियां, उसमें पेड़ पौधे, उसमें जानवर, ऐसी चीजों का यूज करिए ताकि बच्चे को लगातार इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा नहीं कि मोनोटोनस या बोरिंग लगे बच्चों को। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बिल्कुल भाई हमारी क्लास में सारी फैसिलिटीज हो। ठीक है, जैसा भी बच्चा हो सारी फैसिलिटी, जैसे बाथरूम वगैरह अच्छे हों, वहाँ की बिल्डिंग अच्छी हो, कक्षा में बैठने के अच्छे सीट हो, बेंच हो, अच्छा ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है, ये सारी चीजें व्यवस्था होनी चाहिए। हम आगे की बात करें तो बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल हमें जो भी बच्चों के सिखाएं वो बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। तो ये थे, आइए कुछ और फैक्ट्स हैं जो बचे हैं, इसको हम सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं आपको अच्छे से, ताकि आपको ये दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक समझ बनानी है। ठीक है, यहां से मेरा मेन मकसद है कि आपको एक समझ बनानी है जो बन जाए आपका। ठीक, एनसीएफ एक कैसा है? कंस्ट्रक्टिविज्म। एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। ठीक है, आगे जो बुक्स हैं एक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, एनसीएफ के अनुसार रिसोर्सेस हैं। एनसीएफ की रूपरेखा किसने तैयार की? एनसीएफ का फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया। ठीक है, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया। टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस किया, टीचर्स की ट्रेनिंग। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स जो बचे रह गए वो भी आपको मैं बढ़ा देता हूं कि भैया जो एनसीएफ है इस ये कैसा अप्रोच है, किस अप्रोच पर बेस्ड है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, किस पे बेस्ड है? ये हमारा रचनावादी पे बेस्ड है। ठीक है, अब वही बात करें इसके जो बुक्स हैं, बुक्स को एनसीएफ 2005 ने क्या माना है? बुक्स को इन्होंने संसाधन माना है, एक रिसोर्स माना है। किसने? एनसीएफ 2005 ने। एनसीएफ का फ्रेमवर्क किसने प्रिपेयर किया? एनसीईआरटी ने बताया। ठीक है, एनसीएफ का जो फ्रेमवर्क है, जो पाठ्य चर्चा है, इसका फ्रेमवर्क है, किसको किसने प्रिपेयर किया? एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया। और वहीं बात करें टीचर्स की ट्रेनिंग पर, एनसीएफ ने बहुत फोकस किया कि टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, तब जाके ये दीक्षा और ये सब सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो आजकल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि एनसीएफ के बारे में। और कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। और ऐसे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।